नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां पर आज का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि आज के दिन सबसे हॉट मानी जाने वाली सीट नंदीग्राम में कांटे की टक्कर रही, क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री आज ही के दिन नंदीग्राम में लगातार मौजूद दिखाई पड़ी। बूथ से बूथ हर जगह से एक दूसरी जगह घूमती दिखी। नंदीग्राम में आज के दिन फिर भी हंगामा दिखा, हिंसा हुई। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ममता बनर्जी आज जब वोट देने के लिए पहुंची तो टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। काफी देर तक ममता बनर्जी के सामने कार्यकर्ता एक दूसरे से झड़प करते रहे। और ममता बनर्जी बूथ पर हो रहे इस हंगामे को देखती रही। इस हंगामे के बाद ममता बनर्जी सामने आई। उन्होंने कहा बंगाल में ऐसा चुनाव उन्होंने कभी नहीं देखा। दूसरे चरण में वोटिंग में चीटिंग हुई है, जिसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता पर चुनाव में गड़बड़ी करवाने के आरोप तक लगा दिए और कहा ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं। গণতন্ত্র নিয়ে নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। আপনারা দেখলেন যেখানে সকাল থেকে বন্দুক নিয়ে বসে আছে, কাউকে ভোট দিতে দেয়নি, প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে উইশ করছে। তার মানে কি, ওরা যাকেই যায় ইচ্ছে দায়িত্ব দিক না কেন, মানুষ কিন্তু ভোটটা আমায় দিয়েছে। কিন্তু এখানে ভোটটা চিটিংবাজি হয়েছে এবং বল আমি কিন্তু চাहते हैं इलेक्शन फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा। ऐसा खराब इलेक्शन हमको भी नहीं देखा। 80% Chappa vote is there, and in front of the CRPF and PSF, and they didn't allow the people, local people, to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting any result. Even now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote because of BJP and 2 घंटा वोट को रोक के रखा। इधर नंदीग्राम में 90% की करीब वोट हुआ, इधर 78%, 10% वोटर को भगाया। ममता बनर्जी, टीएमसी कैंडिडेट ममता बनर्जी, वो नहीं मुख्यमंत्री के नाते नहीं है। बोला पूरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, बोला पूरा गलत काम किया है। यहाँ पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है, इसमें कोई धांधली का शिकायत नहीं है। 4 पोलिंग एजेंट इधर अंदर है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिंग एजेंट है, इंडिपेंडेंट का है, बीजेपी का है। इसका इस एरिया में ममता बनर्जी पार्टी का कोई कैडर, कोई वर्कर नहीं है। वो सीधा सीधा ड्रामा पूरा दिन, सुबह 7 बजे से शुभेंदु है मार्केट में, ममता नहीं है। इसलिए ड्रामा और मीडिया पब्लिसिटी, इसके लिए फिरका परिस्थिति का जो रास्ता उन्होंने चुना। रिपोल की बात, ममता ने राज्यपाल से शिकायत की तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर ही सारे आरोप मढ़ दिए। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच में जमकर बवाल मचा। सियासी घमासान का अड्डा बने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें मीडिया की भी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वहीं दोपहर की बात करें तो पश्चिमी मिदनापुर के केशपुर में बीजेपी पोलिंग एजेंट पर हमला किया गया। केशपुर में बीजेपी पोलिंग एजेंट की गाड़ी को भी तोड़ डाला गया। इस हमले में एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता को भी चोटें आई हैं। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जब वो पुलिस स्टेशन गए तो शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। लेकिन इस सब के बीच 2 चरणों का मतदान, नंदीग्राम और पश्चिमी मिदनापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह एक ही हैं, क्योंकि दोनों जगह एक जैसी ही हिंसा की तस्वीरें। और पुलिस ने, ममता बेगम का पुलिस ने इसको एब्सकॉन्ड दिखाया। ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था ये लोग रानीचक और सातंगाबाड़ी, वो मदरसा, दारुल मदरसा बूथ में ये सब कर रहा है। लेकिन सीएपीएफ है, बूथ का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। पहले जानकारी मिला, साथ साथ में पुलिस को और सीएपीएफ को भेजा उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये पूरा, ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है।
ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है, इसलिए मैं वो तो आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। और देश का सवाल में आज बंगाल की सियासत, बंगाल की राजनीति और चुनाव के दौरान जो वोटिंग बम्पर हो रही है वो तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन साथ ही ये भी कि इस वोटिंग के दौरान हिंसा की जगह आखिर कहां से पैदा हो जा रही है, क्यों इतनी ज्यादा हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही। तीन खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ बापा चटर्जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर आप इनका चेहरा देखते होंगे। शाकिर अली साहब आज मेरे साथ टीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, स्वागत है शाकिर अली साहब आपका भी। मेरे साथ अनुज अत्रे साहब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अक्सर इनको भी आप देश का सवाल में देखते हैं। अजमल खान साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे AIMIM से, और मेरे साथ नंदीग्राम से मेरे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये तमाम लोग जुड़े, बापा चटर्जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, टीएमसी से शाकिर अली जुड़े हुए हैं। शाकिर अली साहब, शुरुआत में आपसे ही कर लेता हूं, नंदीग्राम का जो संग्राम है आखिर सबसे बड़ा घमासान क्यों बन गया है? सवाल यहां पर यही है, अगर विधानसभा चुनाव जीतने हैं और सरकार बनानी है तो 148 सीटें हैं, केवल नंदीग्राम में ही इतना बड़ा संग्राम, इतना बड़ा घमासान क्यों? शाकिर अली। देखिए, ऐसा है कि घमासान की जो बात उठ रही है, हमको तो सिर्फ एक चीज समझ में आया कि शुभेंदु अधिकारी का जो अभी बयान आपने सुनाया कि वहां पर आपको मालूम है कि कल रात से ही 144 लागू कर दिया गया था। उसके बाद में फिर एक 144 लागू करने के बाद में फिर कहां से उस जो बूथ का जहां ममता बनर्जी पहुंची थी उस बूथ पर उस तृणमूल कांग्रेस के एजेंट को बैठने नहीं दिया गया, उसको भगाया गया। यहां तक के भगाया गया कि सेंट्रल फोर्स उसको घर में जब लाने के लिए गया तो उसके माँ जो है उसको इजाजत नहीं दी ले जाने के लिए कि नहीं, हमारा लड़का का वहां पर बीजेपी वाले खून कर देंगे। उसके मां का ऑब्जेक्शन हुआ। जब सेंट्रल फोर्स वाले से आप पूछ लीजिए कि वो उस पोलिंग एजेंट को वाले को घर से बुलाने के लिए गए थे कि नहीं, लेकिन पोलिंग एजेंट बैठा था लेकिन उसे भगा दिया गया था। तो आप बताइए कि शुभेंदु अधिकारी किस तरह का घमासान चुनाव मेदिनीपुर में करवाया और यह करवाना चाहता था। ये तो घमासान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिला। और ममता बनर्जी जब वो उस बूथ पर पहुंची ऑब्जेक्शन करने के लिए, और जब वहां अपने मोबाइलों से इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि से बात करने की जब उन्होंने कोशिश की, वहां आया, हालात को देखा, तो देखने के बाद समझ में आया। उसके बाद जब टीएमसी और बीजेपी के दोनों कार्यकर्ता आमने सामने हुए तो आप ही शुभेंदु अधिकारी कैसे बोल रहे हैं कि उस गांव में टीएमसी के कोई कार्यकर्ता नहीं है? तो फिर आपके मीडिया पर तो तमाम मीडिया पर दिखाया गया कि एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं, उससे भी एसपी बात कर रहे हैं, इनसे भी एसपी बात कर रहे हैं। शाकिर अली भाई, दिखा तो हम तमाम तस्वीरें रहे हैं, दिखा तो हम दोनों पक्षों को रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी तो यहां तक कह दिया है कि ममता जी ने वोटिंग को काफी देर तक के लिए रोक दिया। देखिए, इससे पहले कि मैं जाऊं, नंदीग्राम की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं, मैं यही सवाल लेकर देश का सवाल में आया हूं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है गाड़ियों के ऊपर। ये वो तस्वीरें हैं जिनकी बात मैं लगातार कर रहा था। और क्यों मैंने अपनी बात शाकिर अली साहब से, टीएमसी के जो प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं उनके साथ, क्यों नंदीग्राम के संग्राम सबसे बड़े घमासान के साथ शुरू की। ये तस्वीरें आखिर क्यों दिखती हैं और क्यों दिखाई पड़ रही हैं? सवाल यह है कि आखिर किसकी नाक की बनाई है, किसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और किसके चलते यहां पर यह स्थिति पैदा हो रही है।
আমি বন্ধ হচ্ছি দাদা, আপনি বলুন যে তৃণমূল বলে কথা বলতে দিচ্ছেন না দাদা। আরে আপনি বলুন না যে তৃণমূল বলে। और यही वो तस्वीरें हैं जो डराती हैं। उन तमाम आंकड़ों के बीच में जहां पर दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत मानी जाती है, लेकिन ये तस्वीरें कहती हैं कि इस सब के बीच में कहीं ना कहीं कोई दरार है, कोई ऐसी चीज है जो खोखला करने की कोशिश करती है पूरी प्रक्रिया को। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त भी जुड़े हुए हैं और इन तस्वीरों को दिखाने से पहले मैं शाकिर अली साहब जो टीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे बात कर रहा था। अजमल खान साहब एआईएमआईएम का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बापा चटर्जी, नंदीग्राम का संग्राम सबसे बड़ा घमासान, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं बंगाल में? बापा चटर्जी। कांग्रेस की राजनीति थी और सीपीएम, उसके बाद आज तृणमूल। ये रक्ताक्त राजनीति को रक्ताक्त करने वाले, शर्मसार करने वाले चित्र हैं। ये कभी भी कोई भी गणतंत्र के लिए अच्छी नहीं है कि आज पूरे देश में चुनाव होते हैं, बंगाल की जैसी हिंसा और कहीं नहीं होते। पहले यूपी बिहार का बात करते थे, केरल की बात करते थे, त्रिपुरा की बात करते थे, लेकिन अभी देखिए सब एक जगह पे आ गया है। लेकिन बंगाल अभी भी हिंसा की दौर से गुजर रहा है। इसके जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ माननीय ममता बनर्जी जी, क्योंकि उन्होंने प्रशासन के तरीके से काम करने नहीं दिया। उन्होंने उनका हाथ को बांध के रखा और क्या हुआ? देखो कनेक्ट हो रहा है क्या? टीएमसी के जो गुंडे थे से वो लोग प्रशासन। बापा चटर्जी साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोकूंगा। जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, तो ममता बनर्जी और उनकी सरकार इसमें क्या कर सकती है? मैं उसको बता रहा हूं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, सेंट्रल फोर्स आ गया है, सब ठीक है, लेकिन सेंट्रल फोर्स को रास्ता दिखाने वाले कौन है? यही तो पुलिस अधिकारी है। बाकी लोग कौन है? सब यही पुलिस अधिकारी हैं जो दीदी के अंडर काम करते थे। खाली ओसी चेंज हुआ है थाना में, बाकी निचले स्तर के सारे पुलिस यही है, सारे सिविक यही है। तो इन लोगों ये मशीनरीज लेके इलेक्शन लड़ना, अर्थात इसको दिखाने के लिए एक चीज आप देखिए, नंदीग्राम में सेंट्रल फोर्स को आने में भी कितना समय लगा। रीजन क्या है? कि कहीं न कहीं इन लोगों को एक प्रश्रय मिला हुआ है, एक जगह मिला हुआ है जहां से ये लोग आराम से मारपीट बमबाजी कर सकते हैं, पिस्तौल ले जा सकते हैं। तभी तो बंगाल के हर गांव के अंदर देखिए, हर शहर के अंदर देखिए, आज बम की फैक्ट्री बन रही है। आज घुसपैठ पुरजोर तरीके से हो रहा है और वही लोग आके आज बांग्लादेश से इधर आके मार पटाई करते हैं, फिर बॉर्डर क्रॉस करके उधर भाग जाते हैं। आज इस तरह का माहौल तैयार कर दिया गया है, क्योंकि गणतंत्र का गला घोट के तृणमूल कांग्रेस ने हत्या कर दिया है, जिस वजह से आज बंगाल की जमीन खून से लाल हो गई। बंगाल की जमीन खून से लाल हो गई, लेकिन बंगाल के रक्त चरित्र पर हम बहुत पहले से भी बात कर रहे हैं। बापा चटर्जी, चुनाव प्रचार के दौर से तमाम चीजें लगातार चलती चली आ रही हैं। अनुज अत्रे भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे साथ अनिल सिंह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजमल खान साहब तो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज अत्रे, आपसे भी मैं उसी सवाल से शुरुआत करना चाहूंगा। आखिर नंदीग्राम का संग्राम है, सबसे बड़ा घमासान क्यों बंगाल में बना दिया गया है? बीजेपी और टीएमसी के बीच में नाक की लड़ाई क्यों हो गई है कि वो जो रक्त चरित्र जिसकी बात हम शुरू से कर रहे थे, आज अगर हम एक बात से खुश होते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में 80% वोटिंग हो रही है, तो ये हिंसा की तस्वीरें तो बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से आज बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में भी
80% से ऊपर बम्पर वोटिंग हुई है। ये दिखाता है कि जनता दोनों सत्ताधारी दलों के खिलाफ जो है अपना आकर के मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये जनता का गुबार और गुस्सा निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने मिलकर बंगाल की अस्मिता को नाश करने का बीड़ा उठा रखा है, जिस तरह से हमारी सांस्कृतिक राजधानी एक देश की बंगाल के नाम पे हुआ करता था, सबसे ज्यादा संस्कृति के नाम पर हम बंगाल का जो है फख्र करा करते थे, आज हिंसक प्रदेश के रूप में इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। राजनीतिक हिंसा अपनी जो सत्ता पाने की जो हिंसा की जो एक खूनी खेल बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस खेल रही है, बंगाल की जनता उससे त्रस्त आ चुकी है। देखिए, आज 1 अप्रैल है, पूरा विश्व इसको अप्रैल फूल के नाम से मानता है, और आज हमने कांग्रेस ने भी एक नारा दिया है कि ई बार आर फूलना और ई बार कौनो भूलना। मतलब यह है कि बंगाल में अब कोई फूल वाली पार्टी नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत फूल बना लिया बंगाल का, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल चाहिए, ना तृणमूल कांग्रेस का हमको घास वाला फूल चाहिए। तो जनता बढ़ चढ़ करके इसलिए वहां पर अपना मताधिकार पेश करने आ रही है कि दोनों ये फूल वाली पार्टी, जिन्होंने लगातार फूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों सत्ताधारी पार्टी लंबे समय से देश पे और बंगाल में राज कर रहे हैं, और दोनों ने बंगाल को सुनियोजित तरीके से पिछड़ा प्रदेश बनाने का काम किया है। कोई उपलब्धि नहीं है, चाहे ममता दीदी हो या मोदी दादा हो, कोई उपलब्धि नहीं गिना रहे, केवल सांप्रदायिकता के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आप लोग को चिट्ठी लिखी है, बापा चटर्जी आऊंगा बापा चटर्जी, दीदी भी चिट्ठी लिखी है, आऊंगा बापा चटर्जी, आऊंगा, सबको समय दूंगा। मेरी बात, जब से बंगाल में प्रचार शुरू हुआ है। अनुज भाई 10 सेकंड दीजिए, मैं अजमल खान के पास जाऊं। ये बताइए, नंदीग्राम में ये सब क्यों देखने को मिल रहा है? नंदीग्राम क्या मजबूरी बन गई और किसकी मजबूरी बन गई है? देखिए, इलेक्शन शुरू हुआ और ममता जी ने डिक्लेयर किया कि वो नंदीग्राम में इलेक्शन लड़ेंगी शुभेंदु के खिलाफ, तब से उस इलेक्शन को हाइप दिया गया दोनों तरफ से, और ये होना था। मैं ऐसा समझता हूं कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ज्यादा विजिलेंट रहना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से आखिरी दिन तक जब प्रचार चल रहा था, जो कुछ दिखाई दे रहा था वहाँ, कुछ पोलिंग बूथ पर ये होना था। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए था। इन सारी आशंकाओं को पहले से भाप लेना चाहिए था। अजमल खान साहब, एआईएमआईएम को उम्मीद थी क्या? एआईएमआईएम को उम्मीद थी क्या कि नंदीग्राम आते आते इस तरीके का रक्त चरित्र एक बार फिर से दिखने लगेगा? ऐसा लग रहा है कि लोग वोटर सड़कों पर नहीं है, सड़कों पर पत्थर हैं, डंडे हैं और तोड़फोड़ है। देखिए, इसमें एमआईएम या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को है ना। आज जब इलेक्शन हो रहा है तो ऑल पावरफुल इलेक्शन कमीशन है। जिस तरह से वहां पर ये इलेक्शन कैंपेन चला है, जिस तरह से आप लोगों ने भी दिखाया, जिस तरह से जो सभाएं चली हैं, जिस तरह से लोगों का वहां बिहेवियर रहा, उससे ये अंदाजा लगता था कि पोलिंग के दिन वहां कुछ गड़बड़ हो सकता। तो किसी भी सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे, जिसपे कोर डिपेंड करता है डेमोक्रेसी का, जिसपे डेमोक्रेसी बेस करती है, वो जिम्मेदारी आज इलेक्शन कमीशन के पास है। उन्हें इन चीजों को सुनिश्चित करना चाहिए था कि वहां से कोई ऐसा मैसेज न निकले, ऐसा न लगे कि वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। तो ममता बनर्जी जो सवाल उठा रही है इलेक्शन कमीशन पर, और गृह मंत्री के हवाले से भी सवाल उठा रही है, क्या ममता बनर्जी का सवाल उठाना ठीक है? देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी या गृह मंत्री पर सवाल उठाने के बाद दूसरी, मैं कोई ममता बनर्जी का बचाव करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन एक बात है ना कि जिस तरह से वो इलेक्शन दिखाई दे रहा था, चीफ मिनिस्टर आज जो ममता बनर्जी उनके नॉमिनेशन के बाद, और जिस तरह के हुड़दंग हो रहे थे प्रचार में, उससे ये लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इलेक्शन, मेरा कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन को ज्यादा विजिलेंट रहना चाहिए था। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए था कि वहां इलेक्शन में कुछ गड़बड़ियां हुई। ठीक है। तमाम लोगों से मैंने बातचीत की। मेरे पास अभी ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। ब्रेक से लौट कर आऊंगा तो अनिल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सवालों की शुरुआत करूंगा, और उसके बाद मेरा फोरम ओपन टू ऑल होगा और हम बात करेंगे कि आखिर इस घमासान में रक्त चरित्र एक बार फिर तमाम आंकड़ों के बीच में प्रभावी रूप से दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और इस वक्त अनिल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और शुरुआत ब्रेक के बाद मैं उन्हीं से करना चाहूंगा। अनिल सिंह जी, ममता बनर्जी ने आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला किया, मैं ऐसे दो तरीकों से आपके सामने रखूंगा ताकि आपका विश्लेषण दर्शकों तक और तमाम पैनलिस्ट तक साफ साफ जाए। पहला तो ये, क्या ममता बनर्जी केंद्र की मशीनरी, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, ये सब दिखाकर खुद को वोटरों के सामने असहाय दिखाने की स्थिति एक पेश कर रही हैं कि किस तरीके से उनके हक को दबाने की कोशिश की जा रही है? या दूसरी बात यह है, ममता प्रधानमंत्री पर लगातार इस वक्त सवाल उठा रही है, प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल
उठा रही हैं, तो एक इससे ये मतलब भी तो निकलता है कि अगर संबोधन पर सवाल उठ रहा है तो उनके संबोधन का कहीं बहुत वोटर पर असर पड़ रहा है। 10 साल की सरकार चलाने के बाद अगर एक संबोधन इतना प्रभावी रूप से हो रहा है और उसकी महसूस कर रही है इस वक्त हालत ममता बनर्जी, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक बात समझने की है कि ममता बनर्जी एक रीजनल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं और प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय पार्टी को संबोधित कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में ममता बनर्जी अकेली पड़ रही हैं और ममता बनर्जी पर बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। मैं नंदीग्राम में सुबह में था, वहां मैं कुछ टीएमसी के लोगों से सुबह में मिला। जानते हैं उनका हौसला कितना बुलंद था। उनके हौसले को देख के मुझे अपनी याददाश्त पे शक होने लग गया। एक किसी व्यक्ति ने कहा कि अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। सोचिए रामधारी सिंह दिनकर ने कब ये पंक्तियां लिखी थी, हमें याद नहीं थी। टीएमसी वहां इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो अधिकारी बर्दस को वहां पे हराएंगी। और ये जो युद्ध चल रहा है एक रीजनल पार्टी और एक राष्ट्रीय पार्टी के बीच में चल रहा है, और किसी तरह के बात का युद्ध को किसी कंक्लूजन पे ले जाना ये उचित नहीं है। वहां का जो चुनाव है वो बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी और रीजनल पार्टी के बीच में चल रहा है। बीजेपी ने अपना संपूर्ण ताकत इसलिए लगाया है कि अगर नंदीग्राम के सीट पे ममता बनर्जी को शिकस्त दे देती है तो बंगाल के सत्ता को खारिज करने में उन्हें आसानी होगी। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि ममता बनर्जी का जो जनाधार है वो सिर्फ नंदीग्राम नहीं है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी का उत्थान हुआ था। साउथ बंगाल से, यानी दक्षिण बंगाल से ममता बनर्जी का उत्थान हुआ था। उसी सिद्धांत को लेके बीजेपी चाह रही है कि अगर बीजेपी का रिसर्जेंस हो तो साउथ बंगाल से हो, ताकि बीजेपी सत्ता पे काबिज हो सके। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि बंगाल में बीजेपी कहां है और टीएमसी कहां है। बंगाल में जो विभाजन है बिल्कुल स्पष्ट है। गांवों का जो वोट है, देहातों का जो वोट है वो बिल्कुल इंटैक्ट बीजेपी के साथ है। जो शहरी वोट है, जो सब अर्बन इलाके का वोट है, वो टीएमसी के साथ है। एक बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन दिख रहा है, और बीजेपी चाहती है कि देहात के वोटों को, रूरल एरिया के वोटों को कंसोलिडेट किया जाए। इसलिए अपनी तमाम ताकत को वहां पे झोंकी हुई है। तमाम इनके यूनियन मिनिस्टर जा रहे हैं, तमाम इनके सीनियर लीडर्स जा रहे हैं। पूरी बीजेपी यहाँ खेमे से बैठी हुई है पश्चिम बंगाल में, और वो चाहती है कि ममता को वहां हरा के पूरे बंगाल से ममता का सफाया कर दिया जाए। लेकिन इस मिशन में बीजेपी को और मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी का जनाधार सिर्फ नंदीग्राम नहीं है, बाहर भी फैला हुआ है। आप सही कह रहे हैं, नंदीग्राम में जनाधार नहीं है, बाहर भी फैला हुआ है। ममता बनर्जी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, 10 साल सत्ता में रहे हैं, तो उनको यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। ये बात से मैं आपके एकदम सहमत हूं, लेकिन 148 सीटें तो चाहिए सरकार बनाने के लिए। फिर उसमें से केवल एक नंदीग्राम इतना ज्यादा हॉट, इतना ज्यादा टॉपिक वाली और इतना ज्यादा गर्मा गर्मी वाली सीट आखिर टीएमसी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से क्यों बना दी गई? इसलिए बना दी गई कि ममता बनर्जी का उत्थान, वहीं से ममता बनर्जी पूरे बंगाल पर काबिज हुई थी। अगर जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी साउथ बंगाल को अपने कब्जे में ले लेता है, वो आसानी से बंगाल पे काबिज हो सकता है। और उसके पहले साउथ बंगाल ही वामपंथियों का, लेफ्ट का गढ़ रहा था। उनसे छीनकर ममता बनर्जी आई। आपको याद होगा नंदीग्राम में किस तरीके का किसान का आंदोलन हुआ था। किसानों के मसीहा के रूप में ममता बनर्जी वहां से इमर्ज करके आई और सत्ता में 10 साल तक काबिज रही। इसलिए बीजेपी के अंदर यह मानसिकता है कि अगर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को डिसलॉज कर दिया जाता है तो बंगाल पे कब्जा करने में उसे आसानी हो जाएगी। बापा चटर्जी, आपने सुना अनिल सिंह जी को। अनिल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है और अपनी बात बेलाग तरीके से सामने रख रहे हैं। क्या बीजेपी भी अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति में है? क्योंकि अगर नंदीग्राम में परास्त होती है बीजेपी तो संदेश उसके आगे भी जिस तरीके से बढ़ेंगे तो उसका भी असर होगा। लिहाजा सारा जोर बीजेपी भी नंदीग्राम के आसपास रख रही है। बापा चटर्जी, देखिए, नंदीग्राम तो डेफिनेटली एक चुनौती भरा सीट है ही, लेकिन 200 सीट पे बीजेपी आ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बीजेपी की सरकार बन रही है। इतनी आसानी से कैसे शब्दों में आप खारिज करते हैं ममता बनर्जी को?
नहीं, खारिज हम ममता बनर्जी को नहीं करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जी जो बात कही है उनके बात से ये पता चल जाता है कि उनके सरकार उनके द्वारा नहीं चलती है, किसी और के द्वारा चलती है। क्योंकि वो खुद बोली कि मुझे नंदीग्राम में घुसने नहीं दिया जाता था, मुझे 24 परगना में घुसने नहीं दिया जाता था, मुझे शुभेंदु काम नहीं करने देते थे। तो आज भी तो वही परिस्थिति है। तो आज भी वो घुस रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो थर्ड हैंड किसी का है, बिहाइंड ममता बनर्जी कोई है जो ममता बनर्जी को मूव कर रही है। तो विषय अलग है और इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंट है आम जनता बंगाल की ममता बनर्जी जी के अपशासन, कटबनी, चिट फंड घोटाला से लेके हर तरफ से जो प्रतिश्रुति उन्होंने बंगाल की जनता को दिए थे, एक भी प्रतिश्रुति उन्होंने पूरा नहीं कर पाए। उसका ज्वलंत उदाहरण है, उनके पैर में चोट लगती है और उन्होंने इतना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया था, बोला था कि सारे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी लेवल के हैं, और नंदीग्राम में उनको चोट लगा, नंदीग्राम में उनका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल काम नहीं आया, उनको जाना पड़ा कोलकाता ट्रीटमेंट के लिए। तो ये झूठ का पुलिंदा बना के तृणमूल कांग्रेस जो चुनाव में उतरी है, बंगाल की जनता इस झूठ से त्रस्त है, गठबंधन से त्रस्त है, राशन चोर, चावल चोर, वैक्सीन चोरों से त्रस्त है। और यहाँ का जो परिस्थिति, ये जो खून, संतरास और धर्षण की जो राजनीति चल रही है, एक 84 साल की औरत की हत्या कर दिया जाता है पीट के। ठीक है, शोभा मजूमदार को लेकर तो बहुत कुछ बीजेपी कर चुकी है और बीजेपी ये भी कह चुकी है कि इस बेटी का कौन जवाब देगा। अनुज अत्रे, दीदी ने तमाम गैर बीजेपी दलों को, वो सारे दल जो कि विचारधारा में कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, उनको सबको चिट्ठी लिखी कि साथ आ जाइए, बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन एक आम आदमी तो इस तरीके से समझता है कि अगर कोई रुक नहीं रहा है तो ये मान के भी चलना चाहिए जो रुक नहीं रहा है उसको समर्थन वोटर का हो रहा है। कांग्रेस कहां पाती है? 80% वोटिंग 2 चरणों में, आगे आने वाले चरण बाकी हैं। बम्पर वोटिंग की एक तरीके से लहर चल पड़ी है। क्या दीदी बदल रही है, बीजेपी आ रही है, या फिर बीजेपी दीदी छोड़कर वोटर अंदर खाने कुछ और फैसला कर रहा है? निश्चित तौर पे राजीव भाई, आपने भी देखा होगा, बहुत पुराने आप पत्रकार हैं, कि जब जब बम्पर वोटिंग होती है उसका तात्पर्य यही है कि जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है। जनता दोनों सत्ताधारी दल को, चाहे दीदी का 10 साल का बंगाल में शासन हो या मोदी जी का 7 साल में देश में शासन हो, क्योंकि बंगाल भी देश में ही आता है, तो जनता देख चुकी है। और जनता, इनका सबसे बड़ा जो बंगाल में इन्होंने जो हाल किया है, जो सियासी मसले पैदा करके, देखिए जिस देश में सत्ता अगर सियासी मसले पैदा करे तो सोचिए देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में नहीं है। सत्ता का काम सियासी मसले हल करना होता है, मसले पैदा करना नहीं होता। लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर चल चुकी है, केवल और केवल ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास भी, ममता दीदी के पास भी कहने के लिए नहीं है, शाकिर अली, उपलब्धियां गिनवाने के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, आज बांग्लादेश जाकर के प्रचार करना पड़ रहा है उनको, बांग्लादेश से जा जाकर प्रचार करना पड़ता है, पाकिस्तान जा जाकर प्रचार करना पड़ता है। तो यही हालात ये बंगाल से भागेंगे। और जो नंदीग्राम की आप बात कर रहे हैं ना, नंदीग्राम से ही परिवर्तन होगा, क्योंकि नंदीग्राम की जनता परिवर्तन तय करती है बंगाल में, और नंदीग्राम से आज परिवर्तन तय होगा। हमारे गठबंधन का कैंडिडेट वहां जीतेगा और 294 सीटों में आपको नजर आ जाएगा कि गठबंधन कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास नीति है, कांग्रेस पार्टी के पास एक विजन है बंगाल में, और इस देश में अगर किसी ने कुछ दिया है। ठीक है अनुज भाई, कांग्रेस के पास नीति है आप कह रहे हैं, कांग्रेस के पास स्पष्टता है आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि इस बार परिवर्तन की लहर बीजेपी लाएगी, टीएमसी कह रही है कि टीएमसी ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो बंगाल की जनता उससे छिटकेगी नहीं। अजमल खान साहब मेरे पास एआईएमआईएम से जुड़े हुए हैं, और अजमल खान साहब और एआईएमआईएम इसलिए बंगाल में ताल ठोक रहे हैं क्योंकि बिहार के सीमांत इलाकों में एआईएमआईएम का प्रदर्शन खासा बेहतरीन रहा था। 10 साल अजमल खान साहब दीदी को वहां पर हो गए, ममता बनर्जी को, अगर उसके बाद भी आज बंगाल का चुनाव इन सारी चीजों में होता है जहां पर लोग उकसाए जाते हैं, तमाम रक्त चरित्र जैसी बातें आती हैं, तो फिर क्या आपको लगता है, क्या दीदी छिटक रही है या बाकियों के लिए जगह बन रही है, या फिर इस बार बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो आउटस्मार्ट कर देगी, परिवर्तन बीजेपी लाएगी इस बार? बीजेपी का एजेंडा शुरू से फिक्स है, नफरत के बुनियाद पे पॉलिटिक्स करना बीजेपी का काम है, वो वहां भी कर रहे हैं।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए थे MIM और उन्होंने, अरे भाई सुन लो, अरे सुन लो, बीच में टोकना है तो तुम बोलो, दंगा करो, दंगा किया है इलेक्शन में भी, यहाँ भी दंगा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोलने नहीं, सुनना नहीं चाहते, अरे ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, वो सारी चीजें यूट्यूब में, बात सुनो, बात सुनो। आप लोगों ने अंडर द टेबल सेटिंग कर लिए हैं और लोग कैंडिडेट तक नहीं दिए, आप लोग कर क्यों आप चुनाव? मुझे हैरत होती है बापा चटर्जी, मुझे हैरत होती है। तमाम सवाल तो आज दीदी ने भी उठाए, उन्होंने प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिए, उन्होंने स्थिति के ऊपर सवाल उठा दिए, लेकिन एक बात हकीकत है बंगाल से जो निकल कर आ रही है, 80% वोटिंग अगर बंगाल का वोटर निकल कर रहा है तो इन तमाम दलों के लिए एक इशारा है कि पूरा वोटर अब दिमाग में कुछ सोच कर बाहर आ रहा है। यानी 80% का टारगेट आगे भी अगर बना रहता है इसी तरह वोटिंग का, तो बंगाल में कुछ उलटफेर तो जरूर हो सकता है, उसकी कल्पना हम अभी से लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा वो शायद 2 मई को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नंदीग्राम से आज जो तस्वीरें आई वो विचलित करने वाली ज्यादा है। आंकड़े जरूर खुशफहमी में रखते हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं। उम्मीद है आगे के चरणों में इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।